हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूट्यूबर। दोस्तों, अगर जो आप यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी में मुझे फॉलो करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेरे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल रहेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने प्राचीन भारत आपके कंप्लीट कर दिया, उसका नोट्स भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दिया। मध्यकालीन भारत भी खत्म हो गया, उसमें मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, पीडीएफ में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डाल देता हूँ और नोट्स डाउनलोड करने का लिंक भी डाल, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसका जो पार्ट 1 है आधुनिक भारत का, वो मैंने दे दिया, उसमें मैंने कर्नाटक युद्ध तक बता दिया था। और अभी मैं 1857 की क्रांति से शुरू करता हूं, और उसको भी देखने के लिए आपको खोजना नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आधुनिक भारत पढ़ाया था पार्ट 1, उसका लिंक दे दिया, वहां से आप आधुनिक भारत का पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये आप पार्ट 2 देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप पार्ट 2 में ये 1857 के विद्रोह से शुरू करते हैं। देखिए, 1857 का जो विद्रोह था, इसका मेन रीजन था कि उस टाइम अंग्रेजों के साथ वर्क कर रहे थे, भारतीय लोग सेना में थे, उनको ये बात पता चली थी कि जो अंग्रेजों की जो कारतूस होते हैं उसमें गाय का मांस मिला जाता है। जो कारतूस होता है मुंह से खोला जाता है, उसकी जो पिन निकाली जाती है, उसके पास कारतूस लगा रहता है। जो वो होता है वो उस गाय की चर्बी का बना होता है, गाय की मांस का बना होता है। तो इसी को लेके भारतीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया है। तो यही जो रूप बड़ा हो गया 1857 के क्रांति या विद्रोह का रूप ले लिया था। ठीक है, तो देखिए कहाँ से 1857 को क्रांति को कुछ लोगों ने अपने अपने कथन दिए थे, कुछ लोगों ने अपने अपने तरफ से अपने अपने तथ्य दिए थे। देख लेते हैं कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है वही देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आरसी मजूमदार ने कहा था दोस्तों 1857 का जो विद्रोह है वह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ठीक है, अब देखिए 1857 का जो विद्रोह था सैनिक विद्रोह था। ये किसने कहा था? वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर ने कहा था 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था। अब देखिए 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था 1857 का जो विद्रोह था वह स्वतंत्रता के लिए पहले से ही सुनियोजित था। लेकिन 1857 का विद्रोह का देखिए मुख्य केंद्र कौन कौन था? ये तीनों तो कथन हो गए। अब देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो एक ही जगह पे नहीं हुआ था, कई जगह पे, कई अलग अलग राज्यों में हुआ था, कई अलग अलग जगहों पे हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से मुख्य केंद्र थे 1857 के विद्रोह के। तो सबसे पहले देखिए दिल्ली, हमारे देश की राजधानी दिल्ली मुख्य केंद्र था। कानपुर में हुआ था इसका विद्रोह, बरेली, लखनऊ, झांसी, आरा, तो इन जगहों पे विद्रोह हुआ था और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग इसको कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए दिल्ली में देखिए कौन इसका विद्रोह कर रहा था? बहादुर शाह द्वितीय था, या बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर बोलते हैं। और देखिए इसने दिल्ली में सेना का नेतृत्व बख्त खान किया। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय ने इसका विरोध किया और दिल्ली में इसकी जो सेना थी बहादुर शाह की, इसकी जो नेतृत्व इसका किसने किया था? बख्त खान ने किया था। अब देखिए कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने इसका विरोध किया। बरेली की बात करें तो बहादुर खान ने इसका विरोध किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, इन लोगों ने इसका विरोध किया। 1857 की क्रांति में ये सब लोग शामिल थे। ठीक है, अब देखिए आरा से कौन था? कुंवर सिंह थे। इलाहाबाद से लियाकत खान, आरा से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला, ये लोग थे जो 1857 की क्रांति में शामिल थे। और ये लोग उस जो कारतूस थी उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हुए थे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध? देखिए सन्यासी, ये प्रमुख विद्रोह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। जैसे कोका विद्रोह कब हुआ था, कोल संघ विद्रोह कब हुआ था, संथाल, पाइका, मुंडा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831, कूका विद्रोह देखिए 1872, अहोम विद्रोह देखिए 1828, पाइका विद्रोह था 1817 से 1825 तक, मुंडा विद्रोह 1895 से 900 तक, और भील जो विद्रोह हुआ था 1825 से 1831 तक हुआ था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर कैसे कैसे आए, उसके बाद वायसराय कैसे बने आगे जाके, तो पूरा हिस्ट्री अक्सर आप लोगों ने देखो गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रॉबर्ट क्लाइव को 1757 से 1760, उसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल जो चला 1765 से 1767 तक चला। इसी ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी, जिसके तहत भू राजस्व वसूलने की शक्ति कंपनी के पास तथा प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी वहां के राजा नवाब के पास थी। ठीक है, 1757 से 1760 दूसरा कार्यकाल, 1765 से 1767 तक था रॉबर्ट क्लाइव का। अब देखिए दूसरा चलता वारेन हेस्टिंग। अब देखिए वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1772 से 1774, 1774 से 1785 तक, यही बंगाल का अंतिम गवर्नर बना। ठीक है,
बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसी के समय सर विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी आया हुआ क्वेश्चन है। अभी देखो ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, आता है अक्सर आता है। बस पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। और इसका प्रकाशन किसने किया था? जेम्स सिवकी ने किया था। किसने किया था? जेम्स सिवकी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है एक एक, ठीक है। वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1772 से 74 तक था, 74 से 85 तक था। अब देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसी समय सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अब देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर क्यों था? इसके बाद ये पद बंगाल का जो गवर्नर था पहले, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इसीलिए ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना, ठीक है। अब आते हैं और ये देखिए बंगाल का गजट देख लीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। और ये देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी, उसके बाद पहला समाचार बंगाल गजट, और इसका प्रकाशन जेम्स सिवकी ने किया था। अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, देखिए इसमें क्या हुआ था? दोस्तों, इसके तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, ठीक है। जो बंगाल में गवर्नर था, देखिए मैंने बोला ना यहाँ पे, देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अंतिम गवर्नर कौन था? सर विलियम वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था। इसके बाद क्या किया? इस पद को खत्म करके गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए इसी के शासनकाल में जिसके तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन बना? गवर्नर जनरल, ठीक है। अब इसके एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में कुछ न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में कुछ न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। अब देखिए 1774 के बाद देखते हैं, एक हमारी और एक टाई थी 1784, ठीक है। इसे पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। इसमें देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। इसमें देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी, जो व्यापारिक मामलों में देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों में देखते थे, ठीक है। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया था, ये लाया गया था 1773 में। जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। अब देखो इन दोनों के बीच में एक और एक्ट आया था 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से आया था, ठीक है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट को भी हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के हुआ था? आप कह सकते हैं दोहरे प्रशासन का जो प्रारंभ हुआ था 1784 एक्ट में हुआ था। अभी ये आगे जाके समाप्त कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, 1793 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। इंपॉर्टेंट है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या होता है दोस्तों? इस अधिनियम के तहत बोर्ड के कर्मचारियों तथा सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का व्यवस्था की गई थी। जो भी लोग काम कर रहे हैं कर्मचारी है बोर्ड के, उनका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए लॉर्ड वेवेल्जी की बात करते हैं। 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल रहा। इसी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम के लॉर्ड वेवेल्जी ने की थी। इसी समय चौथा अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। अंगल मैसूर युद्ध के बारे में मैंने बताया था, तो किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेवेल्जी के। अब देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में बात करें, 1807 से 1813 इनका कार्यकाल रहा। इसी समय 1813 में चार्टर अधिनियम पारित। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था किसके कार्यकाल में लागू हुआ? लॉर्ड मिंटो प्रथम के। 1813 का चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था? इसके एक्ट में कंपनी में भारत के साथ जो व्यापार की एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी, और किंतु उसने चीन के साथ और जो पूर्वी देश थे उनके साथ व्यापार का एक अधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार जो थे भारत के साथ समाप्त कर दिए गए, वो चीन व पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापारिक एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब इसको देखिए 20 वर्ष जैसे ही खत्म होते हैं, इसको 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, उस टाइम इसको वापस कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था 1828 से 1835 तक था। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी ने राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब इसने देखिए 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया, और इसी ने 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। ठगी प्रथा को समाप्त कर 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
अब देखते हैं 1833 का अधिनियम, मैंने बताया 1813 के बाद 1833 आएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो 1813 में व्यापारिक एकाधिकार था जो भारत के साथ समाप्त कर दिया गया था, चीन व पूर्वी देशों के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए थे, इसमें देखिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और वह बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर था पहले उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बाद चेंज करके फिर उसे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम के तहत कहा जाने लगा। अब ये देखिए चार्ल्स मेटकाफ थे 1835 से 1836, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स, उसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ, पूरा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम लगेगा, आपके पास टाइम कम है, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाफ याद करिए 1835 से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करें 1844 से 1848 इनका कार्यकाल रहा। इसी समय भारत का प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी की बात करें 1848 से 1856 इनका कार्यकाल रहा। इसी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से यानी कि राज हड़प की नीति प्रारंभ हुई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से यानी कि राज हड़प की नीति प्रारंभ हुई। इसी नीति के 16 अप्रैल को 1800 में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। जो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच प्रथम रेल कब चलाई गई, देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम रेल कब चलाई गई, कहाँ से कहाँ तक, बम्बई से ठाणे के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अब देखिए इसी ने लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में वुडमैन डिस्पैच लागू किया, यानी कि शिक्षा संबंधी सुधार संबंध जो विधेयक था उसको लागू किया। अब देखिए इसी के शासनकाल में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग की बात करें दोस्तों, ये देखिए 1856 से 1862 इसका शासनकाल रहा। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसी ने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पारित किया। इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा होती है 1861, ठीक है। ये एक्ट मतलब 1861 द्वारा मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में एक हाईकोर्ट गठित किया। इसी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग ने आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है इसको पारित किया था 1861 में। अब देखिए इसने मद्रास, कलकत्ता व बम्बई में एक हाईकोर्ट की स्थापना भी करवाई थी। इसी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया था। उसके बाद चलते देखते हैं, ये लॉर्ड मेयो हैं। लॉर्ड मेयो, इनका कार्यकाल था 1864 से 1872। इसी समय भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत में पहली जनगणना देखिए 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अब देखिए इसी ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कराई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कराई थी। इसकी हत्या जो हुई थी इसके ऑफिस में कर दी गई थी, ठीक है। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी इसी के ऑफिस में। लॉर्ड रिटन की बात करें 1876 से 1880 इनका कार्यकाल था। इसी समय 1 जून 1879 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिटन के शासनकाल में। जो 1 जून 1879 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, दिल्ली दरबार भेजा गया। वह सम्मानित करने के बाद इन्हें दिल्ली दरबार भेजा गया था। अब देखिए इसी के समय 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। इसी ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्र को कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इसने भारतीय जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे इन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। किस एक्ट के तहत, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत 1878 में। अब देखिए आगे लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसी ने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर। देखिए ये लॉर्ड रिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा दिया था और लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया, क्योंकि ये भारतीय जो मीडिया थी, भारतीय जो उस टाइम प्रकाश समाचार पत्र प्रकाश, उनको वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ उल्टे चीज़ें छापते थे, तो इसलिए इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया। वह इल्बर्ट बिल इसी के शासन में आया। इल्बर्ट बिल इसी के शासनकाल में आया था लॉर्ड रिपन के। अब देखिए लास्ट टॉपिक है ये आज के इस वीडियो का, और एक वीडियो और बनेगा आपके आधुनिक भारत का, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा। लॉर्ड डफरिन, नेक्स्ट लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 इनका कार्यकाल रहा। अब देखिए इसी के समय 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1884 से 1888 था इनका कार्यकाल। इसी के समय में 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक पार्ट और मिलेगा आपको आधुनिक भारत का, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। उसके बाद जियोग्राफी पे आएंगे जो
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको खत्म करेंगे। देखिए आपका हिंदी का नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैथमेटिक्स का नोट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।